का ये जो है बदलते परिस्थितियों में काफ़ी टफ एग्ज़ाम हो गया है। और बहुत सारे छात्रों में, जिसमें मैं भी क्लास लेता हूँ, तो बहुत सारे छात्रों में ये र्यूमर अभी भी है कि इसको क्या यूपीएससी के तरीके से पढ़ा जाए, क्या फिर सिंपल सा जो बीपीएससी से लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं, बीपीएससी को जो पहले पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ा जाए। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है नए बच्चों में, खास करके कि क्या पढ़ा जाए। देखिए, कुछ लोगों ने इतना डरा रखा है बीपीएससी को लेकर के कि बस बीपीएससी नहीं, अब यूपीएससी के तरीके से आप पढ़ोगे तभी क्वालिफाई करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दो तीन चीज़ें मैं इसमें इंडिकेट करना चाहूँगा। देखिए, एक्चुअली मैं एक आपसे अनाउंस मैं कर दूँ कि हर डे, मतलब प्रत्येक दिन 9 बजे से मैं आपके सामने लाइव आऊँगा और मैं इस पे ही बात करूँगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता मैं डेली आपके साथ रहूँगा। और देखिए, एक स्ट्रैटेजी है इसका कि कैसे आप बीपीएससी निकालेंगे। आज से 3 अटेम्प्ट पहले की बात कर लें, आप 67 की बात कर लें, 7, 8 और 9 जो प्रीलिम्स हुआ है अभी तक, इन तीनों में जो बदलाव हुए हैं, ठीक है, इस पे अगर आप एक नज़र डालिएगा तो देखिए, लोग तो कहते हैं कि इसमें जो बदलाव हुए हैं वो 68 और 9 में हुए। नहीं, मेरा मानना है कि अगर आप जाकर देखेंगे 64 वाले में बदलाव की शुरुआत तो उसी समय हो गई थी, लेकिन एक मिनट, कुछ बदलाव तो उसी समय हो गया था, लेकिन जो है लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि बदलाव अ, हुआ था उस समय। आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो यूपीएससी के पैटर्न पर उस समय मेंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, हु बहू आपको 80 से लगभग 85% प्रश्न मिल जाएंगे मेंस का, जो यूपीएससी में पूछा गया है। आप नहीं, आपको विश्वास होता तो जाकर आप क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, आप जाकर मिलाएंगे तो मेंस का जो प्रश्न है वो 80% प्रश्न बीपीएससी में उसी यूपीएससी का पूछा हुआ है। तो बदलाव तो भाई साहब उसी समय हो गया था। लोगों को अब समझ में आ रहा है, क्योंकि बदलाव अब सबको नजर आ रहा है, उस समय सूक्ष्म दृष्टि से किसी ने नहीं देखा था इसको। समझ गए? अब बात आती है कि जो बदलाव है वो लड़कों को, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, और इस बात को लोग समझ नहीं, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे पढ़ें। तो पहले मैं कुछ बात कर लेता हूँ, जो प्रेडिक्शन है कि वैकेंसी कब आएगी। लोगों में बहुत सारा पैनिक है कि वैकेंसी कब आएगी सर, पता नहीं चलता, और कितनी सीटें रहेंगी, है ना। देखिए, पहले मैं बात कर रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी कब। देखिए, इसके दो एजम्पशन लगाए जा रहे हैं कि वैकेंसी कब आ सकती है। एक वैकेंसी, एक एजम्पशन ये कहता है कि जो वैकेंसी है वो हो सकता है कि मे बी, ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी ये बन रहा है कि वैकेंसी जो है वो आ जाए आपका फरवरी तक वैकेंसी आ सकता है। और चूंकि देखिए, मतलब अप्रैल मार्च, हाँ अप्रैल में, अप्रैल जून में इलेक्शन है लोकसभा का, तो उसके पहले आचार संहिता लग जाएगा। तो मे भी ऐसा पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखिए अभी जितनी भी वैकेंसी बहुत तेजी से आ रही है बिहार में, खास करके जो कि बिहार की वैकेंसी है, तो आप देखें कि अभी टीचर का वैकेंसी आया, तुरंत एसएससी का वैकेंसी उसके पहले आया था, फिर जो है 21,000 वैकेंसी जो है आप देख रहे हैं, पुलिस वगैरह का आ रहा है। तो वैकेंसी लगातार आ रही है, तो बोर्ड पर प्रेशर तो है। समझ गए? बोर्ड जो है बिहार बीपीएससी है, उस पर प्रेशर तो है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कई बार बोल रखा है कि जितनी वैकेंसी है उसको डालिए। ठीक है, तो मे भी ऐसा अनुमान है कि फरवरी में अगर वैकेंसी आ जाती है आपकी, जी कि हमको ऐसा लगता है कि आ जाए फरवरी में, तो ज़्यादा बढ़िया है छात्रों के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, क्योंकि बोर्ड के पास भी 3 महीने तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। अगर आप देखें कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, जून में अगर इलेक्शन सब कुछ फिनिश हो जाता है, क्योंकि 16 जून को सरकार बननी है, 16 जून से सरकार स्टार्ट होने वाली है 2024 वाली, क्योंकि अगला जो फिनिश हुआ था इलेक्शन 2016 में ही हुआ था, सॉरी 2000 करें कि 16 जून को ही खत्म, मतलब नया सरकार गठन हुआ था, तो जून तक फाइनल हो जाएगा उधर। तो आपको जो है मे भी ऐसा है कि अगर फरवरी में वैकेंसी आ जाती है तो फरवरी लास्ट तक आप फॉर्म आप फिलअप कर लेते हैं, या फिर मार्च में फिलअप कर लेते हैं, टाइम उनका देगा, सर्टेन टाइम रहता है उनका। तो उसके बाद आपको अप्रैल, जून, जुलाई, समझ गए, ये 3 महीने ऐसे भी मिल जाते हैं, और अगस्त सितंबर में वो एग्जाम ले लेंगे फिर। तो चांसेस एक तो ये कहते हैं, जिसके हाई प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है ऐसा, और नहीं तो फिर जो है वो वैकेंसी लेके चले जाएंगे वही जुलाई के बाद,
जून जुलाई में, यानी कि सितंबर अगस्त में वैकेंसी लेकर आएंगे। तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर बोर्ड जितना जल्दी कर दे तो फिर एक पॉसिबिलिटी बनता है कि आपको फरवरी या जनवरी में तो नहीं हो सकता, लेकिन फरवरी में वैकेंसी आने की संभावना है, ऐसा लग रहा है। और दूसरा है कि चल जाएगा जून के बाद। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी बात आती है कि अब वैकेंसी कितना होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, इस बार सबके लालच पड़े हुए हैं एसडीएम वाले सीट पे, कि पिछले 2 बारों से 2 बार वैकेंसी में एसडीएम का सीट नहीं आया है। तो इस बार में भी ऐसा है पॉसिबिलिटी कि एसडीएम का सीट अच्छा खासा रहेगा, 60+ मेरे हिसाब से होने चाहिए, 70-80 के बीच में से एसडीएम का सीट होना चाहिए इस बार, और होगा। और लगभग वैकेंसी जो है, चूंकि अब देखिए कंबाइंड निकाल के आता है, तो लगभग वही 1000 के आसपास में वैकेंसी होगा, और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि सर देखिए अब बहुत अच्छा ये है, समय है कि 2024 के इलेक्शन है और फिर 2025 में इलेक्शन है बिहार विधानसभा का। तो दोनों इलेक्शन में आपको 2 वैकेंसी मिलने वाली है। एक तो 24 में आने वाली है, वो भी उम्मीद है कि जल्दी, और एक 25 वाली वैकेंसी वो भी जो है रेगुलर ही है। तो 2 टेन्योर जो है, यानी कि 2 वैकेंसी, यानी 70 और 71 बिल्कुल आपके दहलीज पे है, क्योंकि 2 चुनाव हैं और सरकार पे प्रेशर है। और आप देख रहे हैं कि हाँ, वो अलग बात है कि परफॉर्मेंस भी है, कि अगर 2024 वाला चुनाव में कुछ अच्छा करती है गवर्नमेंट, तो फिर 25 में भी प्रेशर है। और अच्छा कर रहे थे क्योंकि बिहार है, हर चीज़ जो है इलेक्शन से, यानी कि हर चीज़ चुनाव से या राजनीति से डिसाइड होता है। तो थोड़ा बहुत तो ये एडवांटेज बच्चों में भी है अभी, कि 1-2 साल में अगर नौकरी हो गई तो बढ़िया है। ठीक है, तो एक तो रहा वैकेंसी का, और एक रहा आपका कि सीटें कितनी रहेंगी, समझ गए। तो इसको, इसके बाद क्या है, एक बात मैं आप बता दूं आपको कि ये जो है लोगों के बीच में तैयारी को लेकर कन्फ्यूजन बहुत है। कि अब देखिए जितने लोग हैं उतने लोग उठ करके आ जाते हैं भाई कि तैयारी ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नए बच्चों में हो जाता है कि कैसे करूं, है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि जो जो क्वालिफाई किए हुए हैं वो भी सच नहीं बताते कि भाई क्या पढ़ो नहीं पढ़ो। असली बात वो बता दें कि मैंने कितनी रातें जगी और कितनी रातें रोई। समझे, जो क्वालिफाई करते हैं वो तो केवल पॉजिटिव सेंस ही बताते हैं ना, कि हमने ऐसे करा ऐसे कर लिया, लेकिन ये नहीं बताते कि मैंने कितनी रातें रोई है किताब को लेकर के, कि हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो ये पक्ष तो बताते ही नहीं है कोई। तो सिलेक्शन तो आसान नहीं है, लेकिन मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर साल लोग क्वालिफाई कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एक जो है बेहतर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। बीपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, समझ गए। अगर आप बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे तो क्वालिफाई आप नहीं कर पाइएगा, समझे। अब बेहतर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बेहतर स्ट्रैटेजी जो है वो क्या हो, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कैसे पढ़ें। सबसे बड़ा बात ये कैसे पढ़ें, कैसे समझ, कैसे पढ़ें। अब बात आती है कि सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है, इस पर भी नजर होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ने के लिए तो सब कुछ है, छोड़ना क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अब एग्जाम जो है ना, अगर एग्जाम को आप गहराई से देखेंगे तो एग्जाम का 60% जो है वो करंट बेस्ड हो गया है। एग्जाम जो है वो 60% परीक्षा वो करंट पे आधारित है, चाहे मेंस का हो चाहे पीटी का आप ले लीजिए। पीटी में भी जो भी बेसिक प्रश्न है, जो ट्रेडिशनल प्रश्न है, उसमें भी करंट घुसेड़ करके वो पूछ लेते हैं। तो 60% पूरा एग्जाम की बात न करूँ, पीटी की मेंस के इंटरव्यू की बात करूँ, 60% हिस्सा जो है वो करंट बेस्ड है। और रोज करंट जो है बोड़ा भर के आ रहा है मार्केट में, है कि नहीं, बोड़ा भर के करंट पंप हो रहा है। अब बात लड़कों में कंफ्यूजन ये है कि मैं किसको पढूं किसको छोड़ूं। अच्छा, दुनिया भर के मैगजीन से लेकर के, किताब से लेकर के, नोट से लेकर के सारे पीडीएफ वगैरह भरे पड़े हैं। अब बंदों के पास में ये सोचने का वक्त नहीं है कि भाई पढ़ा जाए किसको। अच्छा, हमारे पास एक ट्रेडिशनल चीजें हैं कि अभी बिहार दरोगा की वैकेंसी है तो उसको भी भर डालो, कल चपरासी की वैकेंसी आएगी उसको भी भर देंगे, परसों आईएएस की वैकेंसी आ जाएगी उसको भी भर देंगे, और बीपीएससी की आएगी तो उसको भी भर देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है भाई साहब कि जो सिविल है ना, उसका एक अपना रूल है, एक अपना रेगुलेशन है, एक अपना जो है तरीका है, समझे।
आप जो है दरोगा से या फिर आप जो है चपरासी से सिविल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों से एक बात और मैंने सुना, जो टीचर हैं, जो बंदा क्वालिफाई किया हुआ है, वो उन्होंने उनका लॉजिक एक मैं बता दूं आपको, उनका एक अलग तरीके का तरंगी विचार होता है। वो कहते हैं कि मेंस में कुछ नहीं करना है आपको, जो बीए पास करते समय आपने राइटिंग की है ना, उसी राइटिंग को मेंस में लिख देना है। अगर जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो बिहार से ग्रेजुएट किए होंगे कोई आम कॉलेज से, चाहे आप पाटलिपुत्रा से कर लें या फिर मगध यूनिवर्सिटी से कर लें, जो इस इलाके में है और कहीं भी बिहार में जो किए हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने क्या लिख करके पास हुए, क्या लिखे हैं ग्रेजुएशन में। अगर कॉपी आपके सामने फिर दोबारा आ जाए ना, तो आप जो है कॉपी को फेंक करके घर भागना पसंद करेंगे। समझ रहे? इतना गंदा लिख के पास हुए हैं आप। क्योंकि बिहार में वही विद्या से नाप का नंबर मिलता है भाई। कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल की बात आप कर लीजिए, आप सीबीएसई को छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल है उसको छोड़ दीजिए, तो कोई भी ऐसा कॉलेज स्कूल है जहाँ पे रीडिंग और राइटिंग सिखाई जाती है? नहीं सिखाई जाती। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जो भी अभी पिछले 2-3 साल, 2-3 मतलब टेन्योर तो नहीं कर सकते, 2-3 जो एग्जाम हुए हैं बीपीएससी मेंस के, उसमें आप देखिएगा कि जो क्वालिफाई करने का जो रेशियो है, जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक। जो क्वालिफाई किए वो इंग्लिश मीडियम है, और इंग्लिश मीडियम में भी उसमें 80% से ज़्यादा लोग हैं वो या तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो फिर हायर एजुकेशन से हैं। आप इंजीनियरिंग वाले को देख लीजिए, आप मेडिकल वाले को देख लीजिए, या फिर और कोई डिग्रीधारी हैं, वो लोग क्वालिफाई किए हैं। आप सोच लीजिए कि जो लोग हायर एजुकेशन करके ही आया है, ठीक है, वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो बाकी हिंदी मीडियम वाले कहाँ गए? हिंदी मीडियम वाले का तो कोई बात ही नहीं करता है। 100 से 150 से पार लड़का जो है वो हिंदी मीडियम वाला मिलता है। और जो है पढ़ने वालों में सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले। हर गली मोहल्ला खोपचा टोला में आपको हिंदी मीडियम का एक कोचिंग और एक जो है लड़के आपको मिल जाएंगे, भर मतलब पूरा भरमार है उसका। लेकिन क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहा? क्वालिफाई तो करना चाहिए था। आप दिल्ली से लेकर के पटना, इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, सब जगह जाइए, जब रिजल्ट आता है तो एक भी कोचिंग में जो है ये नहीं रहता, मतलब बाजे गाजे नहीं बज रहे होते, सब जगह मातम ही होता है। लेकिन जब रिजल्ट दिखाने की बात आती है तो सब लोग दिखाते हैं। आखिर में क्वालिफाई हिंदी मीडियम वाले कर क्यों नहीं रहे? इस बात को जो जानते हैं, ये कड़वी सच्चाई है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग बताते भी नहीं है कि तुम क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे, है कि नहीं? जैसे कि सबसे बड़ी चीज क्या है, आप पीटी क्वालिफाई करके तो आप क्वालिफाई तो करने वाले हैं नहीं। क्वालिफाई करने के लिए तो आपको तो मेंस लिखना पड़ेगा, और मेंस लिखने के लिए आप सिंपल सा जो ग्रेजुएट हुए हैं जो चीज लिख करके, उस लिखावट से आप मेंस में पास नहीं होइएगा। अब चीजें बदल गई है, आपको जो है लिखने के तरीके बदल गए हैं, ठीक है। बीपीएससी के जो है प्रश्न पत्र जो आप देखिए उठा करके, तो इनके प्रश्न पूछने की प्रकृति बदल गई है, मार्किंग का तरीका बदल गया है। और हम लोग जो है ना, वही पिछले जो लोग कहते थे ना, पिछले 10 साल का आप उठा करके क्वेश्चन लाइए और उसी को बना डालिए, पास कर जाइएगा। आज भी बहुत सारे टीचर वही कहते हैं कि पिछले वाले को कर लीजिए, हो जाएगा आपका। आंख पे जो पट्टी बंधी है ना दोस्त, उसको आप खोलिए। कड़वी सच्चाई आपको अलग से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उस सारी चीज हमको पता है, हम आपको बताएंगे एक एक चीज कि कैसे करोगे तो क्वालिफाई कैसे करो। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कई कई तो आईएएस भी हैं, कई आईपीएस भी हैं, कुछ लोग मैं क्या बताऊं, खैर। तो चीजें आसान नहीं है, चीजें आसान नहीं है। हाँ, अगर बीपीएससी 17 निकालना है, सॉरी 70 निकालना है आपको, ठीक, उसके लिए कुछ आधारभूत मेहनत करने की जरूरत है। जहां पे देखिए, दिमाग को जब तक कष्ट नहीं दीजिएगा ना, जब तक आपकी
जो है लिखावट में जो उंगली है ना यहाँ पे, इसमें एक देहाती भाषा में कहते हैं घट्ठा पड़ जाता है। भाई साहब 3 घंटे में आपको लगभग 5800 शब्द लिखने हैं मेंस में, और वो भी अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिखने हैं। ऐसा नहीं कि गए और कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, नहीं। सबसे पहले बात, एक बात बताऊं, एक बात ये बताते हैं आपको कि जितना भी कोचिंग संस्थान का जो है ना, प्रश्न उठा के देख लीजिए, जो एग्जाम लेते हैं, हमको तो वहीं पे डाउट है कि जो टीचर, एक बात बताऊं आपको, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, समझ गए, उस सारे टीचर में से कोई एक ढूंढ के ला दीजिए जो क्लास में आए और बिना चीट पर्ची के आपको 5 पेज लिखा के दिखा दे, एकदम सटीक सुडौल। हाँ, कुछ टीचर को मैं छोड़ दे रहा हूँ, सब लोग ऐसे नहीं है। देखिए, यूट्यूब पर आकर के, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आकर के बोल देना, किसी चीज पे कथा बाच देना आसान काम है दोस्त, लेकिन मैं बता दूं आपको ना कि आकर के कोई जरा हमको धारा प्रवाह आए, पैराग्राफ को लेकर के, एक पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ, जैसे पैराग्राफ में ट्रांजिशन होता है, इंट्रा पैराग्राफ ट्रांजिशन, एक्स्ट्रा पैराग्राफ ट्रांजिशन, और उसमें जो हम लोग जो हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो कंजंक्शन का नाम सुने होंगे, है ना, हिंदी में, इंग्लिश में जो कंजंक्शन होता है ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, दैट, दिस, दोज, और हिंदी में जो कंजंक्शन होता है उसमें होता है किंतु, परंतु, चूंकि, इतना ही नहीं, इसलिए, सबसे बढ़कर, इत्यादि, यद्यपि, ये सब कंजंक्शन है। ठीक है, तो जो राइटिंग की जो तरीका है, समझ गए ना, इस तरीके से कोई दिखा दे हमको जरा 5 पेज, अरे 700-800 वर्ड में लिखने हैं जी, 650 से 700 वर्ड में लिखने हैं, तो कोई टीचर आए और उस तरीके से धारा प्रवाह 10 क्वेश्चन लिखवा दे, ठीक है, अब देखिए कभी रिजल्ट नहीं होता है जो, तो टीचर तो खुद ही नहीं उस तरीके के कैपेबिलिटी रखते हैं, वो आएंगे चीट पूर्जी लेकर के पॉइंट में लिखाएंगे। पॉइंट में लिखवाने से क्या बच्चे निबंध लिख पाएंगे? नहीं। निबंध लिखने के लिए आप में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, और जब तक विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है दोस्त, निबंध आपका नहीं होगा। निबंध क्या है, जो निबंध को लेकर कितना ज्यादा ढिंडोरा पीट के रखे हुए हैं लोग, निबंध है, निबंध है, निबंध है। अरे निबंध जो है आपका ओवरऑल जीएस का समझ ही तो निबंध है कि नहीं? जो व्यक्ति जो इतिहास के फिलॉसफी को जानता है, या फिर जो है ज्योग्राफी के फिलॉसफी को जानता है, या फिर इकोनॉमिक्स के फिलॉसफी को जानता है, फिलॉसफी मतलब दर्शन, कि इकोनॉमिक्स जो है वो किस बेसिस पे काम करता है कि नहीं? जैसे प्रश्न ऐसे ही पूछ देना भाई कि एक प्रश्न उठा लीजिए, लेख का ही प्रश्न उठा लीजिए। अब देखिए, बिहार में लेख पूछने के तो तरीके ही अलग है, 3 पार्ट में बांट के रखते हैं। जो अंतिम वाला पार्ट होता है वो गजब किस्म का होता है, उसको पढ़ करके आधा जो इंग्लिश मीडियम वाला वो माथा पीट लेता है भाई। वो क्या था, एक प्रश्न था ना कि मुंह से मोटाई है तो लोढ़ा हुई है, अन्ना हाथी ना घोड़ा हुई है। अब इस तरीके से कभी मैथिली में प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी अंगिका वाला पूछ लेते हैं, कभी मगही पूछते हैं, कभी कुछ और पूछ लेते हैं, पता नहीं चलने देते कि क्या पूछ क्या रहे। ऊपर के 2 प्रश्न ठीक होते हैं, एक फिलोसफिकल होता है, एक ट्रेडिशनल टाइप के प्रश्न होता है, वो ठीक होते हैं उनके, समझ गए? तो एक प्रश्न मतलब ऐसे उठा लीजिए कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था, वर्तमान की अर्थव्यवस्था पर्यावरण से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, एक ऐसी ही प्रश्न रहे, एक मतलब एटेंडम प्रश्न। तो इस प्रकार से आप पर्यावरण को अर्थव्यवस्था से जोड़िए, या फिर इकोनॉमिक्स जोड़िए, या फिर जो है इसको कल्चर से जोड़ के रखिए। तो सारी चीजें तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। पर्यावरण का किस प्रकार से जुड़ाव कल्चर से है, और किस प्रकार से जुड़ाव उसका इकोनॉमिक्स से है, किस प्रकार से जुड़ाव उसका राजनीति व्यवस्था से है, और किस प्रकार से जुड़ाव उसका ज्योग्राफी से है ना। लोगों को लग रहा होगा कि पर्यावरण को जुड़ाव कल्चर से कैसे है, तो हाल में अभी तो देखा तो सबसे बड़ा उदाहरण तो दिल्ली इसका है, ठीक है, कि हमारे जो मतलब पिछले हजारों साल से जो दिवाली मनाते आ रहे हैं, पटाखे फोड़ते आ रहे हैं, उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक। तो कल्चर से तो जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से गंगा की सफाई, हम लोगों की आस्था है कि हर जो है कोई भी पर्व होता है, कोई भी, तो हम लोग गंगा में चीजें उसको दहाते हैं, या फिर हमारा जो ये होता है अंतिम संस्कार होता है, तो संस्कार के बाद हम लोग गंगा में उस चीजों को दहाते हैं। तो ये भी तो कल्चर जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ गंगा की सफाई का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, दूसरी तरफ हमारे कल्चर का मुद्दा है। तो इससे
उदाहरण है। अच्छा, ये जो देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं किताब वगैरह मिलता नहीं है, ये चीजें आपको निकालनी पड़ती है, समझे? ये चीजें आपको निकालनी पड़ती है, और निकालना पड़ेगा आपको, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? तो आप देखिएगा इसको कि अगर जिनको जिनको 2000 सॉरी ये जो 70 जो बीपीएससी है, 70 वाले जो बीपीएससी है, अगर उसको निकालना है तो उसके लिए आपको अभी से काम करना पड़ेगा। देखिए, अब मैं कोई अपने संस्थान वगैरह का प्रचार करने तो नहीं आया हूँ कि भाई मैं फलना बैच शुरू कर रहा हूँ, मैं ढिमकाना बैच शुरू, मैं ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ठीक है? मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ कि आपको करना क्या है, कैसे करोगे इसको। इससे मेरा कोई लोभ लालच लिप्सा नहीं है कि तुम मेरे पास आ जाओ मैं तुमको करवा दूंगा, मैं हु एम आई, मैं कैसे करवा दूंगा? करना तो आप ही को है, करोगे आप ही, है कि नहीं? करोगे आप, करना आप ही को है, क्वालिफाई करना है तो करना आप ही को है। बाकी जितने भी हैं वो तो ऐसे हवाबाजी में है। मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरा क्या जा रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ। करोगे आप, क्वालिफाई करोगे, आप पढ़ोगे तब क्वालिफाई करोगे, सोर्स निकालोगे तुम, उसको पढ़ोगे। कंजन देखो, कहा जाता है ना, जब हम लोग दिल्ली में थे ना, तो दिल्ली में हमारे सर थे, उनका एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चीज बताते थे हम लोग को कि देखो, जो सिविल की जो तैयारी होती है ना, उसके 3 तरीके होते हैं, मतलब सॉरी 3 स्टेज होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, हाँ 3 स्टेज होता है उसके। पहला स्टेज जिसमें जो बच्चा होता है ना, वो नॉलेज को कुतरता है, नॉलेज को वो जो है ना मतलब गेन करता है, जहां से जिधर से नॉलेज मिल रहा है उसको ले रहा है, तो पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है कि उस जो नॉलेज आपने लिया है ना, उसको आप घुला लीजिए अंदर, आप सोचिए मतलब कि क्या आपने पढ़ा उसको कोरिलेट कीजिए, जिसको कहते हैं ना कि एक विषय से दूसरे विषय से जोड़ना, दूसरे विषय को तीसरे विषय से जोड़ना, कि मतलब अगर आज जो है हमारा पर्यावरण जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका ज्योग्राफी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने देखा ना भाई, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे बिहार और यूपी में, खास करके जो बिहार और यूपी का क्षेत्र है, यहाँ पर एक चीज़ें पिछले 2-3 सालों में देखने को मिल रही है कि बरसात के दिनों में बहुत अधिक मात्रा में थंडरस्टॉर्म होता है, यानी कि बादल गरजते हैं। आखिर में ये हो कैसे रहा है, समझ गए? तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो पहला जो स्टेज है, आप ज्योग्राफी में पढ़ा कि बादल और बरसात, ठीक। उसके बाद जो है इसको, अब जब बादल बरसात होना शुरू हो गया, तो आप अपने जो नॉलेज है उसको वहां पे लगाना शुरू करेंगे कि इसको ऐसे, ये ऐसे हो रहा है, इसका पर्यावरण से क्या लिंक है, तो उसके बाद अपना आपको आइडिया निकलना शुरू हो जाएगा। और थर्ड स्टेज तब होता है जब आपने कुछ ज्ञान लिया था और आपके दिमाग में ज्ञान घुला, एक दूसरे से जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो आपका ओरिजिनल चीज निकला, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपको नंबर मिलेंगे मेंस में, तो ये थर्ड स्टेज होता है। तो इस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको 2 स्टेज पार करना पड़ेगा। और जो फोर्थ स्टेज, जो इसको कहते हैं कि निबंध, अब आ गया है निबंध, तो ये फोर्थ स्टेज है कि निबंध जो ऐसा ऐसा चीज है। देखिए, तीसरा स्टेज है, उसमें जो फिलॉसफी होता है ना, देखो निबंध एक ऐसा चीज है ना जो डिपेंड करता है फिलॉसफी पे, दर्शन पे। हर चीज का आपको अगर दर्शन मालूम है कि पर्यावरण का दर्शन क्या हो सकता है, तो आप निबंध को बहुत अच्छे से लिखोगे। जो व्यक्ति जो व्यक्ति समझ गए, मतलब अच्छा सोचता है, गहराई से सोचता है, उसका निबंध बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वो रचनात्मक सोचता है, समझ गए? वो व्यक्ति रचनात्मक सोचता है। और जो व्यक्ति रट करके ज्ञान हासिल किया हुआ है ना, उसका निबंध बिल्कुल खराब हो जाता है, क्योंकि रट करके आप निबंध नहीं लिख सकते, समझे? निबंध रट करके नहीं लिखा जा सकता। जो व्यक्ति रचनात्मक है वही बढ़िया निबंध लिख सकता है, समझे? और निबंध, अगर मुझे कभी क्लास लेने का मौका मिला निबंध में, तो मैं बिल्कुल, हम लोगों ने निबंध को अच्छे तरीके से लिखा है, जाना है, परखा है। तो जैसे निबंध में होता है कि हुक लगाते हैं, क्योंकि राइटिंग में भी हम लोग हुक का प्रयोग करते हैं। हुक का मतलब वो नहीं, मतलब समझ गए ना हुक, वो हुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हुक का मतलब होता है, इससे मतलब किसी चीज को आप लिख रहे हो, है ना? जो एग्जामिनर जो पढ़ेगा कॉपी आपका, उसको पढ़ने के लिए कुछ ऐसा चीज तो लिखना पड़ेगा ना भाई, ताकि वो कॉपी हमको पढ़े, है कि नहीं? कॉपी अपना लड़का
में इतना क्वालिटी होना चाहिए कि आप जो जो कॉपी आपका चेक करेगा ना, उससे आप कॉपी अपना पढ़वाइए। तो पढ़वाइएगा कैसे? मान लीजिए कि एक पैराग्राफ पढ़ा, 2 पैराग्राफ पढ़ा, बेचारा दिन भर में 10 कॉपी चेक करता है वो, तो उसको 2-3 कॉपी तो बड़ा उत्साह से चेक करता है। उसके बाद उसके जो है उत्साह डाउन होना शुरू हो जाते हैं। पता लगा आपकी कॉपी 8वें नंबर पर मिली उसको, है कि नहीं? आपकी कॉपी 8वें नंबर पर उसको मिली है, तो 8वें नंबर की कॉपी पढ़ने के लिए उसके पास एक फ्रेश माइंड होना चाहिए। वो एनर्जी से तो पढ़ेगा नहीं, है कि नहीं? अब वो एनर्जी से वो पढ़ेगा नहीं, तो फिर जो है कॉपी पढ़वाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो क्या होता है कि अब किसी चीज को लिख रहे हो, ठीक है, अब लिखते 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 जो है हमने प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है क्या? उसको लगा अच्छा ये चीज है, मतलब जो झटका लगा कि अच्छा ये चीज कह रहा है, क्या हो सकता है, मतलब क्या है, उसका फिर आगे उसको रुचि जग जाएगा, अच्छा ये चीज कह रहा है, आगे आगे हम इसको पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा क्या होगा कि नहीं होगा। तो ये निबंध में हो सकता है चीजें, हुक लगाते हैं, ताकि हुक का मतलब होता है ना कि आपने एग्जामिनर के दिमाग में पिन मारा कि आगे पढ़ने के लिए आप प्रेरित हो जाइए। समझ गए? हमने एक हम अभी पटना में ही थे, कुछ दिन पहले तो संस्थान में गए हुए थे। भाई साहब जो है राइटिंग लोग लिख रहे हैं, है ना, क्या लिख देता है बंदा, वो मतलब गजब किस्म का राइटिंग रहता है। और उसको देख करके लोग कहते हैं कि हम बस इसको लिख करके पास हो जाएंगे। अरे कौन है भाई आप जो इसको लिख करके पास हो जाइएगा? और बहुत सारे टीचर वही है, पुरानी वाली रागा लाते हैं कि आप जो चीजें ग्रेजुएशन में लिखे हैं वही लिख करके पास हो जाइएगा। ये भ्रम में मत रहिए। और मतलब जो भी सर हैं, मतलब आई एम रिस्पेक्टफुली उनको बोल रहा हूँ कि भाई ऐसी बातें मत बताइए कि लड़का जो ग्रेजुएशन में लिख करके पास हो जाएगा। आज वो राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। आज राइटिंग के बहुत सारे नमूने आ गए हैं, जो पाईग्राफ, जो राइटिंग में जो पाई चार्ट का प्रयोग करते हैं, वेन डायग्राम का प्रयोग करते हैं, या फिर जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो होते हैं ना कि एक और वो होता है, अ, एक और राइटिंग होती है ना, जैसे ये देखिए, एक जो स्टेट राइटिंग होता है, एक थेसिस बेस्ड राइटिंग होता है। तो आप राइटिंग को जो है ना अपनी खूबसूरती से